8 मार्च के सामाजिक विज्ञान के परीक्षा के लिए दोबारा से आप सभी लोगों का ऑनलाइन क्लास टारगेट बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम वैसे स्टूडेंट से हम एक बार रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जो पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम बस उनसे यही कहना चाहेंगे कि जल्दी जल्दी से आप सभी लोग इस वीडियो को इतना अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, इतने अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सकें और लोगों को पता चल सके कि टारगेट बोर्ड वाले प्रिंस सर इतना मेहनत करके, इतना अधिक परिश्रम करके दोबारा से हम लोगों का क्लास करवा रहे हैं ताकि 8 तारीख वाले सामाजिक विज्ञान के परीक्षा में हम लोगों का परीक्षा बेहतर रूप से जा सके, बहुत ही बेहतरीन हो सके। तो फटाफट से आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जैसे ही हमारा लाइव क्लास शुरू हो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए कि टारगेट बोर्ड का लाइव क्लास शुरू हो चुका है और आप सभी लोग हमारे क्लास में जुड़ सकें। तो फटाफट से आप सभी लोग टारगेट बोर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं कि किस प्रकार से हम आपको 8 मार्च की पूरी तैयारी करवाएंगे, यानी कि सामाजिक विज्ञान की पूरी तैयारी हम आपको किस प्रकार से कराएंगे उसका पूरा रणनीति पहले हम आपको समझा देते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब हम पढ़ाना शुरू करेंगे तो हम आपको हर एक टॉपिक पढ़ाएंगे, हर एक चैप्टर से संबंधित हर एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाएंगे, हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको फिर से बताएंगे। हम ऐसा बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि यह वाला चीज़ हम आपको पिछले बार बता चुके हैं तो इस बार नहीं बताएंगे, ताकि जो स्टूडेंट पिछले बार अच्छे तरीके से तैयारी नहीं किए थे उनका भी इस बार तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाए। और पूरी गारंटी के साथ हम आपको कहते हैं कि आने वाले 10 दिन में हम आपको सामाजिक विज्ञान में इस प्रकार से काबिल बना देंगे कि पिछले बार से भी आपका बेहतरीन एग्जाम जाएगा। तो बस आप लोग हमारे साथ निरंतर बने रहिएगा, हमारा हर एक क्लास में आप लोग अटेंड जरूर करिएगा, हमारा हर एक वीडियो को आप बहुत ही गौर से देखिएगा, कंसंट्रेट होकर के देखिएगा ताकि आपसे एक भी पॉइंट यहां पर मिस मैच ना हो जाए। और इतना तो हमको भी अंदाजा लग चुका है पिछले बार के क्वेश्चन पेपर को देख करके कि किस प्रकार के सवाल इस बार के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और किस प्रकार के सवाल आने वाले सामाजिक विज्ञान के परीक्षा में पूछे जाएंगे। और उसी तरीके से उसी टाइप के क्वेश्चन हम आपको ऑलरेडी बताएंगे जो कि आपके परीक्षा में पूछे जाने की 100% संभावना है। तो चलिए हम बिना समय गवाए पहले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का यह जो टॉपिक होने वाला है वह इतिहास से हम पढ़ाएंगे। आज का यह जो क्लास होने वाला है वह इतिहास का होगा और हम आपको शुरुआत इतिहास से ही करेंगे। और आज के इस क्लास में हम आपको इतिहास के 2 चैप्टर कवर करेंगे, पहला यूरोप में राष्ट्रवाद और दूसरा नंबर चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद। और दोनों चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको पूरा करा देंगे। ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे कि हर एक चैप्टर से आपको 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन बताएंगे, बिल्कुल हम ऐसा नहीं करेंगे। बस हर एक चैप्टर से हम आपको 15 से लेकर के 20 क्वेश्चन तक या फिर 25 क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके एग्जाम में पूरे पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग इतिहास के पहले नंबर चैप्टर के पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला नंबर चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद और उसका पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने यह रहा। अगर आप लोग क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो जल्दी जल्दी से नीचे लाइव चैट में आप लोग बताते चलिएगा। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? फटाफट से आप लोग बताइएगा, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। पहला का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे, बिल्कुल आप लोग चिंता ना करिए कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही कराएंगे कि सब्जेक्टिव भी कराएंगे। तो हम आपको सबसे पहले ही बता देते हैं कि ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हम आपको सब्जेक्टिव भी कराते चलेंगे और हर एक चैप्टर के हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे। तो बस सबसे पहले हम आपको जो पढ़ाते हैं आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए, कंसंट्रेट होकर के। क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? तो दूसरा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बुर्बो वंश। यहां पर गलत लिखा गया है, इसका सही जवाब हो जाएगा बुर्बो वंश, दूसरा का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? जल्दी से बताइए, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, तीसरा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। चौथा नंबर क्वेश्चन, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? जल्दी से फटाफट से आप लोग जवाब बताते जाइएगा। आप लोग को अधिकतर क्वेश्चन का आंसर तो पहले से ही याद होगा क्योंकि पिछले बार आप लोग तैयारी कर चुके हैं, बस आप लोगों को रिवाइज के तौर पर सारे क्वेश्चन को देखना है। तो फटाफट से बताइए, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो चौथा का सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रिया था, यानी कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन, पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि काउंट काबूर को विक्टर मैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, काउंट काबूर को विक्टर मैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो पांचवा का सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री के पद पर। काउंट काबूर को विक्टर मैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था।
अब छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, जल्दी से बताइए। गैरीबाल्डी के बारे में हम आपको विस्तार रूप से पिछले बार भी बताए थे, तो जल्दी से बताइए गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। छठा नंबर क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। ठीक है, गैरीबाल्डी एक नाविक था। चलिए, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, फटाफट से बताइए। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, सातवां नंबर क्वेश्चन। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। सातवां का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जालवेरिन कैसी संस्था थी, जल्दी से बताइए। जालवेरिन कैसी संस्था थी, आठवां नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, जालवेरिन व्यापारियों की संस्था थी। ठीक है, जालवेरिन व्यापारियों की संस्था थी, यानी कि आठवां का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, नौवां नंबर क्वेश्चन, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो नौवां का सही जवाब हो जाएगा कि बिस्मार्क ने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, जल्दी से बताइए। 10वां नंबर क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, 10वां नंबर क्वेश्चन। तो 10वां का सही जवाब हो जाएगा 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। एक एक क्वेश्चन को आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, तो 1871 ईस्वी में। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा कि यूरोप वासियों के लिए यूनान का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। 11 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी, फटाफट से आप लोग बताइए। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी, 12वां नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, 1821 ईस्वी में नेपाल की क्रांति हुई थी। 12 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेपल्स की क्रांति कब हुई, तो 1821 ईस्वी में। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुए थे, जल्दी से बताइए। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 13 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा कि चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुए थे, तो इंग्लैंड में हो गए थे। चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुए थे। 13 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया कितने ईस्वी में, जल्दी से बताइए। 14वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कितने ईस्वी में घोषित किया गया, 14 नंबर क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह वाला क्वेश्चन हम आपको विस्तार रूप से सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी करवा चुके हैं और इस बार भी करवाएंगे कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित क्यों किया गया, कैसे किया गया, इसके लिए क्या क्या आंदोलन किए गए। तो फिलहाल आप लोग यहां पर इतना ध्यान रखिए कि 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। 14 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की, जल्दी से बताइए। 15वां नंबर क्वेश्चन, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की, 15 नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, हीगेल ने। ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की, तो हीगेल ने। 15 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी, जल्दी से बताइए। काफी बार हम आपको यह वाला क्वेश्चन बता चुके हैं, बहुत बार बताए हैं, बहुत बार हम आपको यह वाला क्वेश्चन बता चुके हैं कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुई। तो फटाफट से बताइए, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई। तो ध्यान रखिएगा, एड्रियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी में। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी, तो 1829 ईस्वी में। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई, 17 नंबर क्वेश्चन, फटाफट से बताइए। एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी, तो 17वां का सही जवाब हो जाएगा तुर्की और रूस के बीच। जो एड्रियानोपुल की संधि हुई वह तुर्की और रूस के बीच हुई थी। 17 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, 18 नंबर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कह रहा है कि सेडॉन का युद्ध किनके बीच में हुआ, जल्दी से बताइए। सेडॉन का युद्ध किनके बीच में हुआ, किन दो देशों के बीच में हुआ था सेडॉन का युद्ध। तो ध्यान रखिएगा, 18 का सही जवाब हो जाएगा फ्रांस और प्रसा के बीच, यानी कि सेडॉन का जो युद्ध हुआ वह फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। चलिए, 19वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य किस देश का था, जल्दी से बताइए। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था, यानी कि पूरा अधिकार था। 19वां नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रिया का। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही होगा, यानी कि ऑस्ट्रिया का हंगरी पर पूरा आधिपत्य था, पूरा अधिकार था। 19 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया, 20वां नंबर क्वेश्चन है। तो फटाफट से आप लोग बताइए कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रूस ने, यानी कि पोलैंड के विद्रोह को रूस ने कुचल दिया। 20 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 21वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहां हुआ था। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहां हुआ था, सेडॉन की, सेडोवा की, साइडान की, फ्रैंकफर्ट, जल्दी से बताइए। 21वां नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा, 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच जो
युद्ध हुआ वह सेडोन में हुआ था। 21वां का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हुआ था? 22वां नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, सेडोन के युद्ध के बाद ही जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। 22 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। सेडोन के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? जल्दी से बताइए। यंग यूरोप और एक होता है यंग इटली। यंग यूरोप की स्थापना और यंग इटली का स्थापना दोनों एक ही आदमी ने किया था। जल्दी से बताइए, इस बार के सवाल में पूछा भी गया था। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? 23वां नंबर क्वेश्चन, फटाफट से आप लोग बताइए। तो 23 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मेजनी ने। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो मेजनी था। 24 नंबर क्वेश्चन, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइए, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? 24 नंबर क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। 24 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। फटाफट से आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिएगा। वियना कांग्रेस कब हुआ था? जल्दी से बताइए। 25वां और पहले नंबर चैप्टर का सबसे आखिरी क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन, वियना कांग्रेस कब हुआ था? 25वां नंबर क्वेश्चन। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, वियना कांग्रेस हुआ था 1815 ईस्वी में। वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। अब चलिए हम लोग यहां से दूसरा नंबर चैप्टर देखेंगे। पहले नंबर चैप्टर में हम आपको कुल 25 क्वेश्चन बताए। अगर पहले नंबर चैप्टर से संबंधित एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है आपके परीक्षा में, तो इन्हीं 25 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस बात का पूरा आप लोग विश्वास करिए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब चलिए दूसरा नंबर चैप्टर जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद, इतिहास के दूसरे नंबर चैप्टर जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद, इससे संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण 23-24 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके परीक्षा में पूरे पूछे जाने की संभावना है। यानी कि अगर समाजवाद एवं साम्यवाद से संबंधित कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन्हीं 23 क्वेश्चन में से पूछा जाएगा जो अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? जल्दी से बताइए, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? पहला नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला का सही जवाब हो जाएगा 1861 ईस्वी में। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था 1861 ईस्वी में। दूसरा नंबर क्वेश्चन, रूस में जार का अर्थ क्या होता था? जल्दी से बताइए, रूस में जार का अर्थ, काफी आसान क्वेश्चन है, हम आपको बहुत बार पहले भी बता चुके हैं। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस के सम्राट को रूस में जार कहा जाता है। दूसरा का डी नंबर ऑप्शन, आप लोग ध्यान रखिएगा, रूस के सम्राट को रूस में जार कहा जाता है। चलिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? जल्दी से बताइए। तीसरा नंबर क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? तो तीसरा का सही जवाब हो जाएगा जर्मनी में, यानी कि कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था? चौथा नंबर क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, चौथा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, रूस में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? पांचवा नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? तो पांचवा का सही जवाब हो जाएगा कार्ल मार्क्स। पांचवा का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। और सारे स्टूडेंट जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कल सुबह में 7 बजे आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि सुबह में 7 बजे आप लोगों का लाइव टेस्ट होगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि हमारी तैयारी कैसी है, कितना पढ़ना चाहिए, कौन सा सेक्शन हमारा कमजोर है, किस पर अधिक ध्यान देना चाहिए। तो 7 बजे कल सुबह में, और डेली 7 बजे, सिर्फ कल ही नहीं, डेली 7 बजे सुबह में आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़ जाइएगा। और शाम में 6:30 बजे, फिलहाल यही 2 क्लास है, इसके बाद दोपहर में भी हम क्लास करेंगे और रात में एक बार 8 बजे भी क्लास करेंगे, लेकिन इसके बारे में हम आपको टाइम टेबल आगे से बताएंगे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, निम्नांकित में कौन यूरोपीय समाजवादी नहीं था? तो पांचवा का सही जवाब कौन सा बताए? पांचवा का सही जवाब सी नंबर ऑप्शन बताए, कार्ल मार्क्स। वॉर एंड पीस किसकी रचना है? छठा नंबर क्वेश्चन, वॉर एंड पीस किसकी रचना है? छठा नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा, टॉल्स्टॉय की। वॉर एंड पीस किसकी रचना है? तो टॉल्स्टॉय की, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? 7वां नंबर क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 7वां का बी ऑप्शन सही होगा, नवंबर 1917 ईस्वी में। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? नवंबर 1917। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन, लाल सेना का गठन किसने किया था? जल्दी से बताइए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, ट्रोट्स्की ने लाल सेना का गठन किया था। 8वां का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। आप लोग नीचे लाइव चैट में फटाफट से जवाब बताते जाइएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन, लेनिन की मृत्यु कब हुई? जल्दी से बताइए, लेनिन की मृत्यु कब हुई? 9वां नंबर क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 9वां का सही जवाब हो जाएगा 1924 ईस्वी में, यानी कि लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखिएगा, 9वां का डी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, 10वां नंबर क्वेश्चन है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? जल्दी से बताइए, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन 2 देशों के बीच हुई थी? तो 10वां का सही जवाब हो जाएगा रूस और जर्मनी के बीच। ठीक है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। रूस का पहला समाजवादी कौन था? फटाफट से आप लोग बताइए, रूस का पहला
समाजवादी कौन था? 11वां नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा 11 का सही जवाब हो जाएगा प्लेखनोव। ठीक है, रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो प्लेखानोव। ध्यान रखिएगा 11 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 11 का बी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा, प्लेखानोव रूस का पहला समाजवादी था। उसके बाद बताइए कि रासपुतीन कौन था? 12 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बताइए रासपुतीन कौन था? तो रासपुतीन कौन था? आप लोग ध्यान रखिएगा, रासपुतीन एक भ्रष्ट पादरी था। 12 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। राष्ट्रपुतीन कौन था? तो एक भ्रष्ट पादरी था। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? जल्दी से बताइए नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? 13वां नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति लागू हुई थी। 13 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में। दास कैपिटल की रचना किसने की? जल्दी से बताइए। 14 नंबर क्वेश्चन, काफी आसान क्वेश्चन है। दास कैपिटल की रचना किसने की? जल्दी से बताइए। 14 नंबर क्वेश्चन तो काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखिएगा। दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने की, यानी कि 14 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स, आप लोग ध्यान रखिएगा। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था? देखिए ऊपर में हम आपको दूसरा कुछ बताए थे, उसी को बस यहाँ पर उलट करके पूछ दिया है। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था? तो रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। रूस के सम्राट को जार कहा जाता था, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, काफी आसान क्वेश्चन। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? कभी कभी लेबर डे भी, यानी कि अंग्रेजी में पूछ देता है कि लेबर डे कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा मजदूर दिवस या फिर लेबर डे दोनों एक ही चीज होता है और दोनों 1 मई को मनाया जाता है। 16 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताइए। 17 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 17वां नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को ही मनाया जाता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर बाहर से तो क्वेश्चन नहीं इस बार पूछतेगा, तो आप लोग इतना तो निश्चिंत रहिए कि बाहर से बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। जो भी पूछेगा आपके किताब से ही पूछेगा, आपके सिलेबस से ही पूछेगा, जो हम आपको यहाँ पर बताएंगे उसी में से पूछेगा। इससे बाहर एक भी नंबर का एक भी क्वेश्चन, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो, एक भी नंबर का क्वेश्चन सिलेबस से बाहर का नहीं पूछा जाएगा। बस जो हम आपको बताते हैं उस पर गौर करिएगा, उसको कंसंट्रेट होकर के ध्यान से देखते रहिएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? 18वां नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बताइए समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो 18 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दास कैपिटल को समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। दास कैपिटल को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर के कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? जल्दी से बताइए कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर के कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? तो 19वां का सही जवाब हो जाएगा एंजलिस के साथ, यानी कि कार्ल मार्क्स ने एंजल्स के साथ मिलकर के कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था। 19वां का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? पहले तो आपसे पूछा जा सकता है, हो सकता है कि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाए कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी का क्या नाम था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जरीना। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जर्मनी, यानी कि 20 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो जर्मनी की। 20वां का सी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? जल्दी से बताइए साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक। 21वां नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा 21 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कार्ल मार्क्स और एंगल्स, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स और एंगल्स थे। 21 का डी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? जल्दी से बताइए निम्नलिखित में से, यानी कि जो 4 नाम यहां पर दिया गया है, इसमें से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? 22वां नंबर क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान रखिएगा साम्यवाद के संस्थापक के रूप में कार्ल मार्क्स को माना जाता है। 22 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब इस चैप्टर का भी सबसे लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। समाजवाद एवं साम्यवाद का सबसे आखिरी क्वेश्चन, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? जल्दी से आप लोग फटाफट से जवाब बताइए, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 23वां नंबर क्वेश्चन, तो काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखिएगा। दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था 1867 ईस्वी में, यानी कि 23 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1867 ईस्वी में। 23 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो चलिए आज के इस क्लास में हम आपको महत्वपूर्ण 2 चैप्टर खत्म कराए। सबसे पहला यूरोप में राष्ट्रवाद और दूसरा समाजवाद एवं साम्यवाद। अब हम आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहे हैं, जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट में बताना है, लाइव चैट में नहीं बल्कि नीचे कमेंट में बताना है। पहला क्वेश्चन है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? आप लोग हमारी बात को ध्यान से सुनिए, इसका जवाब नीचे आपको कमेंट में बताना है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? और दूसरा है अनामी दल के संस्थापक कौन थे? 2 क्वेश्चन आपको नीचे कमेंट में बताना है। दोनों क्वेश्चन को आप
लोग ध्यान से सुन लीजिए। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? और दूसरा क्वेश्चन, अनामी दल के संस्थापक कौन थे? दूसरा नंबर क्वेश्चन, अनामी दल हम यहां पर लिख दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। क्वेश्चन है कि अनामी दल के संस्थापक कौन थे, इसका जवाब बताना है। और हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, इसका जवाब नीचे आपको कमेंट में जरूर बताना है। देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज का यह क्लास आप लोगों को बेहतरीन लगा होगा, क्योंकि आज शुरुआत क्लास था। इसके बाद अब रेगुलर क्लास चलते रहेगा। आप लोगों को सिर्फ यही करना है कि जल्दी से जल्दी, जितना अधिक से अधिक हो सके, अधिक से अधिक ग्रुप में, अधिक से अधिक लोगों के पास, अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास आप लोगों को हमारा वीडियो शेयर करना है, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ सकें। जैसे ही लाइव क्लास शुरू होता है, आप लोग अधिक से अधिक ग्रुप में इसे शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आप लोगों के साथ जुड़ सके। आप लोगों को भी पढ़ने में मजा आएगा और पढ़ाने में हमको भी बहुत ज्यादा आनंद आएगा जब अधिक लोग रहेंगे तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को बेहतरीन लगा होगा, लाजवाब लगा होगा। इसी प्रकार से बेहतरीन क्लास हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे, जिससे कि 8 मार्च के सामाजिक विज्ञान के परीक्षा में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाए। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग जल्दी से इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।